हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे। और अभी तक पिछले पार्ट में हमने जो स्टडी किया उसमें हमने देखा किस प्रकार से तीन प्रकार के थिंकर्स थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे, रेडिकल्स जो ज़्यादा चेंज चाहते थे, और लिबरल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करते थे, सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड करते थे। लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे क्योंकि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे, जबकि रेडिकल्स। उसके बाद हमने आगे देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वर्किंग क्लास एक समाज में उभर कर आती है और लोग फैक्ट्री कल्चर की वजह से, चाहे वीमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, मैन हो, सब फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, जॉब पाने के लिए सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और हमने ये भी देखा था कि उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, वेजेस लो थे और ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते थे। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से यूरोप में भी सोशलिज्म फैल रहा था। हमने जर्मनी, वहाँ पे हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने देखा कि इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी फॉर्म की गई थी, जो कि आज भी है। और 1914 तक भी काफ़ी कुछ सीटें जीतने के बाद भी कहीं कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी जिसे हम कह सकें सोशलिस्ट गवर्नमेंट। और हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा इंस्पायरर था सोशलिज्म का वो था कार्ल मार्क्स, जिनकी दास कैपिटल बुक के बारे में मैंने आपको बताया था। और सोशलिज्म क्या होता है ये भी हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि वो सोशल ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म का विरोध करता है। वो सब क्या है वो पिछले पार्ट में जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है रशियन रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 3 रेवोल्यूशन को स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला रेवोल्यूशन हम इस ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। उसकी वजह क्या थी वो भी हम स्टडी करेंगे। और इधर देखिए, ये उस वक्त के शासक यानी कि जार निकोलस सेकंड लास्ट जार था और ये रोमानोव डायनेस्टी का था और अंतिम शासक था रसिया का। उसके बाद फिर वहाँ पर कोई भी मोनार्की नहीं आई और 1917 में ये अपनी गद्दी छोड़ देते हैं और 1918 में जार, उसकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि नौकरों समेत सबका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इनको। इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बताती है कि सबका टाइम आता है, ख़राब भी आता है, अच्छा भी आता है। जमाने ने देखे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े महारथी धाराशायी हो गए, ज़मीन में मिल गए। और जो राजमहल था उसे विंटर पैलेस कहा जाता था और ये 1900 की उनकी पेंटिंग है और ये पेंटर का नाम है अर्नेस्ट लिपगार्ड। आइए शुरुआत करते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रशिया को हम एशिया में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनता है, उसमें हम शामिल करते हैं इसको। और यूरोप में गिना जाता है, एशिया में नहीं। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज था, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे पीजेंट्री थी रशिया में और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लो था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे सबसे ज़्यादा इसी के शासनकाल में हुआ था। हमने यहाँ पढ़ा था कि किस प्रकार से 1914 तक भी जो सोशलिस्ट थे वो कहीं गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहे थे यूरोप में किसी भी जगह, जबकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले शुरू हुआ था, खासकर वेस्टर्न यूरोप में, और गवर्नमेंट ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स और रेडिकल्स चला रहे थे। तो इसका उल्टा यहाँ पे हुआ, तभी यहाँ लिखा है द सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड। कहने का मतलब ये है कि इस रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी रेवोल्यूशन के जरिए, यानी एक समाजवादी सरकार वहाँ पर बनी, जो कि यूरोप में नहीं हो पाया था। तो ये यहाँ पे रिवर्स्ड ऑर्डर की बात की गई है, रिवर्स्ड। सोशलिस्ट्स टुक ओवर द गवर्नमेंट, जो समाजवादी थे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी रशिया में, और अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 3 रेवोल्यूशन, जिसमें से हम रशियन रेवोल्यूशन को 1905 के रेवोल्यूशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसे ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, 1917 में मोनार्की खत्म होती है। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन, और अक्टूबर में जो घटनाएं घटती हैं उसे ही हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और बॉल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेकिन ये कैसे हुआ, यही सब तुमको पढ़ना है। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया, रशिया में उस वक्त क्या कंडीशंस थी, सोशल कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। क्योंकि रेवोल्यूशन तभी होते हैं जब जो आम पब्लिक होती है वो परेशान होती है, सड़कों पर आती है और मोनार्की के खिलाफ रेवोल्यूशन करती है, और उनके अपने लीडर्स होते हैं। व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड, तो रेवोल्यूशन क्यों हुआ हमें पढ़ना है। टू आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो हम रेवोल्यूशन के पहले की क्या स्थिति थी वो हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया,
तो 1914, हालांकि 1894 में ही ये गद्दी पे बैठ गए थे और 1970 तक ये रहे और 18 में पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। तो 1914 की बात की जा रही कि जो जार निकोलस सेकंड शासन किया करता था और बहुत बड़ा एम्पायर था रशिया का। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मास्को को छोड़कर द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, मतलब आज के रशिया की बात करें और उस समय के रशिया की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है। तो उस समय का जो रशियन एम्पायर था वो आज का फिनलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड का भी हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब उसमें शामिल था। इसके अलावा वो पैसिफिक तक फैला हुआ था और आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनको मिलाते हुए और साथ में जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, ये सब रशियन एम्पायर में सुख शामिल थे। कोलोशल एम्पायर था वो, बहुत बड़ा एम्पायर था और सबसे बड़ी आर्मी इस एम्पायर के पास थी। इसके लिए हम एक मैप ले लेते हैं। ये आज का रशिया है जो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन रशिया उस वक्त उससे भी बड़ा था। अब ये देखिए आपके सेंट्रल स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया। तुर्कमेनिस्तान है, इधर जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ये देखिए आप यूक्रेन है, बेलारूस है, ये फिनलैंड है और ये पोलैंड का है। तो देखिए यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ था, ये पूरा हिस्सा जो था ये उसके पास था। इतना बड़ा एम्पायर था उस वक्त वो, ये सब हिस्सा उसके पास था। और उस वक्त जो वहाँ का मेजर रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। तो उस वक्त जो चर्च अथॉरिटी थी वहाँ पर, यानी नेशनल चर्च वहाँ का जो था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाता था। वहाँ का जो चर्च था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हम कह सकते हैं, जो कि काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट था और काफ़ी ज़्यादा मेंबरशिप थी इसकी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकल कर आई थी। देखिए चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इस प्रकार से चर्च अथॉरिटीज़ हैं जगह जगह, मतलब इनके अपने अपने संगठन हैं, लेकिन सब के सब क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, तो वहाँ पे कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी रहा करते थे। तो ये तो हो गया एम्पायर 1914। और आप जानते हैं 1914 में ही वर्ल्ड वॉर हुआ था और आप जानते हैं वॉर के बाद हमेशा सिचुएशन ख़राब होती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इस मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी की शुरुआत होती है, मतलब 1900 करके हम डेट लिखेंगे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल्स वर एग्रीकल्चरिस्ट्स। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रशियन पीपल थे वो ज़्यादातर पीजेंट्री को बिलोंग करते थे, खेतीहर लोग थे, किसानी किया करते थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न द लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% लोग एग्रीकल्चर को बिलोंग करते थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। और अगर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हम करें तो 85% एक काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज था जो रशिया में एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है कि अगर हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो ये लगभग 40% से 50% के बीच में था। अब देखिए आपकी 40% मतलब 100 में से 40 लोग खेती करते हैं, 50% मतलब 100 में से 50 लोग खेती करते हैं, और यहाँ पे 85% का मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 85 लोग तो सिर्फ खेत में ही काम करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब यहाँ पे इतना कम परसेंटेज इसलिए है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी आगे दौर तक पहुँच चुका था। इन द एम्पायर की बात करें, कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। तो कल्टीवेटर्स का मतलब वही जो किसानी किया करते थे, किसान, वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे, मतलब बाज़ार में भी बेचते थे, इतना उत्पन्न कर लेते थे, और इसके अलावा वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते थे, ओन नीड्स। और रशिया एक प्रकार से ग्रेन का अच्छा खासा एक्सपोर्टर था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और उतनी जनसंख्या रशिया की नहीं है, आज भी इसकी जनसंख्या 25 करोड़ से कम ही है, तो इतना ज़्यादा उत्पादन होता था तो एक्सपोर्ट होता था रशिया से। तो ये तो हो गया कि वो एग्रीकल्चरल प्रोन कंट्री थी। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट्स का मतलब यहाँ पे वो पॉकेट नहीं जो आपके पैंट के जेब में होती, इस पॉकेट का मतलब होता है स्थान। तो इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे कुछ कुछ जगहों पे ही पाए जाते थे, एट सर्टेन प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ का बहुत बड़ा शहर था, और मॉस्को भी एक बहुत बड़ा शहर था जो आज भी है। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। जो क्राफ्ट्समैन थे मतलब जो दस्तकार थे, हाथों से काम किया करते थे, वो भी प्रोडक्शन करते थे, चीज़ों को बनाते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। तो देखिए क्राफ्ट वर्कशॉप्स का मतलब ये होता है कि वो लोग जहाँ काम करते थे उनकी वर्कशॉप हो गई। तो उसी के साथ साथ फैक्ट्रीज भी अब इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी, बड़ी बड़ी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। 1890s में काफ़ी फैक्ट्रीज सेटअप की गई। वैन रशियन रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। रशिया में रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड हो रहा था, और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन
वो रशिया में है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और विदेशी लोग भी पैसा इंडस्ट्री में लगा रहे थे, आकर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, तो कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील तो क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब 4 गुना प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो ये चेंजेस आ रहे थे रशिया में, और इसकी वजह से आप जानते हैं कि सोसाइटी में नए वर्ग का उदय हो रहा था। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, और एक समय ऐसा आया 1900s के लगभग, यानी जिसे हम 20वीं शताब्दी कहेंगे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे मतलब फैक्ट्री में काम करते थे, और जो क्राफ्ट्समैन थे जो हाथों से काम किया करते थे, घरेलू मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे एक प्रकार से फैक्ट्री में कपड़ा बनना, तो ये फैक्ट्री में बन रहा है। इसी प्रकार से जो वीवर्स होते हैं वो हाथ से कपड़ा बिनते हैं, तो वो क्राफ्ट्समैन हो गए एक प्रकार से। तो इनका भी प्रोडक्शन चल रहा था, इनका भी प्रोडक्शन चल रहा था, इनकी लगभग जनसंख्या बराबर हो गई थी, 10 लोग यहाँ तो 10 लोग यहाँ, ये स्थिति हो गई थी। मोस्ट इंडस्ट्री वाइज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उद्योग धंधे लगाने वाले लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनका मोटिव होता है। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज़, हालांकि गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी फैक्ट्रीज़ को, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई तनख्वाह यानी मिनिमम वेजेस कम से कम दिए जाएँ, आवर्स लिमिटेड हो, वर्किंग आवर्स। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो अच्छा कौन ये काम करेगा, कुछ इंस्पेक्टर्स रखे गए होंगे जो सुपरवाइज़ करते होंगे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे वो रूल्स को तोड़ने से रोक नहीं पा रहे थे। वो तो आज भी है, जिसे हम करप्शन कहते हैं। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स, तो देखिए क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप्स तो वो हो गई जो फैक्ट्री से अलग है। द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स, लगभग 15-15 घंटे तक काम होना, कंपेयर्ड विथ 10 and 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। तो जहाँ पे वर्कशॉप्स थी, यानी लोग इकट्ठा होकर कहीं पे काम किया करते थे, या घरेलू वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ पे 15-15 घंटे काम होता था, लेकिन वो उनका खुद का अपना है, क्योंकि अगर फैमिली कोई वर्क कर रही है 15 घंटे तक तो उसे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज़ जो थी वहाँ पर 10-12 घंटे काम होता था, तो निशाना फैक्ट्रीज़ थी। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज़, इसके अलावा जो लोग रहते थे कमरों में या डॉर्मेट्रीज़ में, डॉर्मेट्रीज़ एक हॉल की तरह होती है जहाँ पे कई लोगों के बेड लगे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा था, और फैक्ट्री में काम करने लोगों का एक नया वर्किंग क्लास डेवलप हो रहा था। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब यहाँ भी क्वेश्चन आपको तैयार होता है कि जो वर्किंग क्लास थी क्या उसमें भी कोई डिवीजन था? हाँ था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, कुछ लोग गांव से आते थे, फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, कुछ लोग सिटी में बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, तो एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरा स्किल, मतलब किसके पास कितना हुनर है, कितना वो जानता है, कितनी काबिलियत है उसके अंदर, तो उससे भी डिवीजन था। अब मेटल वर्कर, जैसे धातु पे काम करने वाला कोई व्यक्ति सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, वो अपने को मेटल वर्कर कहेगा। कंसीडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, तो वो अपने आप को अदर वर्कर्स के तुलना में अपने को सुपीरियर समझते थे कि मेटल पे वर्क करते हैं। क्यों सुपीरियर समझते थे? क्योंकि वो कहते थे कि देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, मेटल वर्क पे काम करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता, ज़्यादा स्किल की आवश्यकता है, और हमें वो है हमारे पास। Their occupations demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914. तो वीमेन तो लगभग 35%, यानी 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 31 तो महिलाएं होती थी। बट दे वर पेड लेस, लेकिन उनको वही काम के बदले कम पैसा दिया जाता था जितना पुरुषों को दिया जाता था। बिटवीन हाफ एंड 3/4, अब देखिए आधा, मतलब कितना बेईमानी थी उस वक्त, कितना वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था। या 3/4 मीन्स 75% ऑफ मेंस वेजेस। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स, और जो डिवीजन था वर्किंग क्लास में वो उनके ड्रेस में भी नज़र आता था, उनके जो कपड़ा पहनते थे उसमें भी नज़र आता था। तो मेरे ख्याल से जो मेटल वर्क करने वाले जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे वो वेल ड्रेस्ड रहते होंगे। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स, इसके अलावा जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने संगठन बनाए हुए थे। क्यों संगठन बनाए थे? जिससे वो अपने मेंबर्स की हेल्प कर सकें जब वो अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हों, जब उन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब उनके पास पैसे की कमी हो गई हो। तो इस तरह के जो एसोसिएशन थे वो कम थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वर्कर्स एक प्रकार से अपने को शुरू से ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये चीज़ हमें पता चलती है। और उसमें भी सुपीरियर और कुछ इन्फीरियर वाली बात थी। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, लेकिन उसके बावजूद भी डिवीजन होते हुए भी आखिर थे तो दोनों वर्कर ही। भाई हमने यहाँ डिवीजन बना दिए कितने भी, लेकिन वास्तव में है तो वो वर्किंग कैटेगरी में ही आएंगे, वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे। वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, लेकिन जब कभी मौका पड़ता था तो सब एक हो जाते थे। अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो तो सब स्ट्राइक करते थे, यानी काम को रोक देना, हड़ताल करना, मतलब काम बंद कर देना। व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स कौन हो गए? फैक्ट्री ओनर्स हो गए। जब उनसे बात नहीं बनती थी तो स्ट्राइक पे चले जाते थे। ये बहुत होता था, इसी वजह से ट्रेड यूनियंस बनती हैं।
ट्रेड यूनियंस का काम ही यही होता है कि वो वर्कर्स की बात को आगे लेके चलती हैं। ट्रेड यूनियंस अगर स्ट्राइक की बात करती हैं तो पूरे देश में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस, तो अगर एम्प्लॉयर से नहीं जमती थी या किसी को हटा दिया गया या जो वर्किंग कंडीशंस थी इनको लेकर वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते थे, इम्प्रूवमेंट की बात किया करते थे। दिस स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग, अब ये डेट दी गई है आपको, एक स्पैन है 1896 से 1897 के बीच में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, क्यों? क्योंकि कपड़े का उत्पादन बराबर होता है, उनकी डिमांड बराबर बनी रहती है, तो वहाँ पर हड़तालें हुई। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी हड़ताल हुई। मेटल इंडस्ट्री के बिना भी कोई काम नहीं चल सकता। इन द कंट्री साइड, अगर हम देहात की बात करें, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, तो वहाँ पे पीजेंट्स यानी किसान देहात में पाए जाते थे, तो वो किसानी किया करते थे। बट द नोबिलिटी, मतलब जो सुपीरियर वर्ग था, अरिस्टोक्रेट वर्ग था, द क्राउन, और जो राजमहल में रहने वाले लोग थे यानी राजघराने से संबंधित लोग थे, और जो चर्च के लोग थे, ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, इनके पास काफ़ी संपत्ति थी। वही फ्रांस वाला हाल समझिए आप। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, और वर्कर्स पीजेंट्स भी इसी प्रकार से डिवाइडेड थे। लाइक वर्कर्स, जैसे हमने ऊपर डिवीजन पढ़ा वर्कर्स में, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। तो देखिए यहाँ पर हम जो डिवीजन पढ़ रहे हैं इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो देखते हैं क्या डिवीजन था उनका किसानों के बीच में, किस प्रकार का, कैसे क्लास बनती थी। डीपली रिलीजियस, देखिए जो किसान थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, लेकिन कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो नोबिलिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नॉवल्स गॉट द पावर एंड पोजीशन थ्रू द सर्विसेज टू द जार, ये तो हमेशा रहा है कि नॉवल्स को जो पावर मिलती है, जो जागीर मिलती है, वो राजा के जरिए मिलती है, उस समय के जो एम्परर के जरिए मिलती है, तो जार से उन्हें पावर मिलती थी। जो उनकी पोजीशन थी, जो उनकी सर्विसेज थी, जो उनका ओहदा था, वो एम्परर से मिलता था, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। लोकल पॉपुलरिटी की वजह से उन्हें वो पद हासिल नहीं था। जैसे देखिए अभी समाज में कुछ लोगों को हम बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, भाई वो तो बहुत अच्छा आदमी है, कोई बात कह देता है तो लोग तुरंत उसका कहना मानना शुरू कर देते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके एक आह्वान पे, एक कॉल पे, तो ये हम खुद अपनी मेरिट से अपना स्थान बनाते हैं। तो वो स्थिति नॉबल्स की नहीं थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस। अच्छा, फ्रांस में क्या था? ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन ब्रिटेनी, मतलब जगह है, पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नॉबल्स, पीजेंट्स नॉबल को रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि उनके लिए लड़ते भी थे। रशिया में क्या था? पीजेंट्स लैंड चाहते थे नॉबल्स की, कि वो उनसे लेकर हमें दे दी जाए। तो देखिए किसान यहाँ पे नॉबिलिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, वो रेंट देने से भी मना कर देते थे, और यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड्स को मार भी देते थे। अच्छा, फ्रांस में ये सिर्फ रेवोल्यूशन के दौरान होता था। इन 1902 1902 की बात करें तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था रशिया में, मतलब लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हो जाना या उनकी हत्या कर देना, रेंट ना देना। एंड इन 1905 और 1905 की बात करें तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स पूरे रशिया में देखने को मिले। किस प्रकार के इंसिडेंट्स? यानी नोबिलिटी के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के। लैंडलॉर्ड्स क्या है? नोबिलिटी को ही बिलोंग करेंगे। हाई क्लास सोसाइटी जो होती, एलिट वर्ग जो होता है, संपन्न घराना जिसे हम कहते हैं। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। अच्छा, रशियन पीजेंट्स अगर ये देखा जाए तो जो यूरोपियन अदर पीजेंट्स थे यूरोप के अदर भाग में, खासकर फ्रेंच और रशियन में क्या डिफरेंस था, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अदर वे। एक और अंतर था दोनों के बीच में, रशियन पीजेंट्स और जो यूरोपियन पीजेंट्स थे, वो ये था कि दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, वो अपनी लैंड को इकट्ठा कर लेते थे पीरियडिकली, समय समय पे। एंड देयर कम्यून, और कम्यून मतलब मीर, जो उनकी काउंसिल थी, मतलब जो इकट्ठा, कम्यून का मतलब ही होता है टू लिव टुगेदर, टू वर्क टुगेदर। तो एक प्रकार से जो कम्यून फॉर्म होता था वो फिर इसको बांट देता था अलग अलग किसानों में उनकी नीड के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 5 किसान हैं, किसी के पास 1, किसी के पास 2, इस तरह से 50 बीघा ज़मीन है, तो वो सब अपनी ज़मीन इकट्ठा कर देंगे 50 बीघा लो, और उसके बाद कोई वहाँ पे परिषद होगी, कोई ना कोई ग्रुप होगा, एसोसिएशन होगा, जिसे हम कम्यून कहेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे कि इस 50 बीघा को उसके बाद इन लोगों में दोबारा बांट देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा, उसका परिवार बड़ा है, तो पता चला उसको उन्होंने 3 बीघा दे दी। तो इस तरह से पीरियडिकली ये सब होता रहता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सोशलिज्म का उदाहरण भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ओनरशिप हो जा रही है जब हम पूल कर देते हैं लैंड को। तो और अगर सबके पास अपनी अपनी भूमि रहेगी तो वो इंडिविजुअल ओनरशिप कहलाएगी, प्राइवेट ओनरशिप कहलाएगी। सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 के पहले जितनी भी पार्टीज थी रशिया में वो सब इलीगल थी। देखिए लेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेनिन जो है अक्सर रशिया के बाहर ही रहा करता था। क्यों? क्योंकि उसको इलीगल घोषित कर दिया था। अब वो 1900 के पहले ही 1895 से उसे बाहर कर दिया गया था, जेल में भी रहा था, तो रशिया में आ नहीं सकता था। हाँ, जब 1905 का रेवोल्यूशन था तो आया था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। तो भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी, रशियन
सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या लेबर पार्टी भी कह सकते हैं इसको, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। 1898 में इसका गठन हुआ था बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स। मार्क्स के आइडियाज़ पर इसका गठन हुआ था। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग, लेकिन एम्परर इसको पसंद नहीं करता था, तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ था, तो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। तो ये अपने काम को छुप कर करता था। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इसका एक न्यूज़पेपर भी चलता था और ये वर्कर्स को मोबिलाइज भी करता था, मतलब इकट्ठा भी करता था अपने लिए, और स्ट्राइक्स को भी ऑर्गेनाइज करता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी थी, ये जो दल था, ये जो संगठन था, ये वर्कर्स को डायरेक्शन दिया करता था और छुप कर काम करती थी ये पार्टी। तो निश्चित है इसके सदस्य भी रहे होंगे, वर्कर्स रहे होंगे, और लेनिन भी इसका सदस्य था। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, जो अभी हमने बात की थी मीर की, कम्यून जो डिवाइड करता है लैंड को। तो सम रशियन सोशलिस्ट का ये कहना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो जो डिवाइड कर लेते हैं पीरियडिकली अपनी लैंड को इकट्ठा करके, एक प्रकार से वो नेचुरल सोशलिस्ट है, मतलब किसी थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, वो प्राकृतिक ढंग से अपने तरीके से काम करते चले आ रहे हैं। सो द पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, तो किसान हैं एंड नॉट वर्कर्स, बल्कि वर्कर्स नहीं है तो बाद में क्लास बनी है। जो किसान हैं वो तो ट्रेडिशनल है, तो पीजेंट्स ही वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। यही रेवोल्यूशन इन्हीं पीजेंट्स के जरिए होगा। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट, और रशिया एक समाजवादी देश बन जाएगा मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज़, और कंट्रीज़ की अपेक्षा, क्योंकि जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हर जगह जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी वो वर्क कर रही थी कि वहाँ पे सोशलिज्म इस्टेब्लिश करें, पर वो सफल नहीं हो पा रही थी। तो रशिया में वो होगा और पीजेंट्स के जरिए होगा। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन है जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स विल यूनाइट एंड थ्रो अवे द बर्जुआ एंड देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, और वर्कर्स उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। यहाँ पीजेंट्स की बात की जा रही है। तो ये भी एक विचारधारा थी उस वक्त। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, तो सोशलिस्ट थे वो देहाती इलाकों में काफ़ी एक्टिव थे। थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, तो लेट 19th सेंचुरी का मतलब समझ लीजिए अब 1950 के बाद। दे वर फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी 1900, तो उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का भी गठन किया 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, ये पीजेंट्स के लिए संघर्ष करती थी। उन्हें कहना था इनका कि भाई पीजेंट्स के जरिए रेवोल्यूशन होगा और सोशलिज्म स्टैब्लिश होगा। उनके हकों की मांग करना, डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स भी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, और जो नोबल्स की लैंड, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड हुआ करती थी जो एम्परर के जरिए मिलती थी, उसे पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। तो निश्चित है कि पीजेंट्स इन्हें सपोर्ट करेंगे। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट, अच्छा जो सोशल डेमोक्रेट्स थे डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से डिसएग्री करते थे। देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, ये दो आप मान के चलिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, दोनों में अंतर था। क्या अंतर था कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे वो पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इससे डिसएग्री करते थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, लेनिन का ये मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो कोई यूनाइटेड ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। सम वर पुअर, क्योंकि उसमें कुछ गरीब थे, कुछ धनी किसान थे। सम वर्कड एज लेबरर्स, कुछ किसान लेबरर की तरह काम करते थे दूसरे किसानों की भूमि पर। अदर्स वर कैपिटलिस्ट, कुछ बहुत बड़े किसान थे जो पूंजीपति की तरह थे, जो वर्कर्स को एम्प्लॉय किया करते थे। तो वर्कर्स जो किसानों में भी काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न था, कुछ बहुत धनी थे, कुछ बहुत गरीब थे। तो ये एक प्रकार से यूनाइटेड ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनके इंटरेस्ट क्लैश करेंगे। गिवन द डिफ्रेंशिएशन, तो ये जो अंतर नज़र आ रहा था इनकी क्लास में पीजेंट्स की, दे कुड नॉट एट ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, ये सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते, सोशलिज्म इनके जरिए नहीं आ पाएगा, ये मानना था लेनिन का। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि दो पार्टीज़ की अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो अभी ऊपर पड़ा था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो उस पार्टी में सब लोग शामिल थे, चाहे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हो चाहे वो सोशल डेमोक्रेट्स हो। तो वहाँ पर एक डिवीज़न क्रिएट होना शुरू हो गया, और वो था ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने, पार्टी का संगठन कैसे होना चाहिए, क्या किसान उसमें होने चाहिए या वर्कर होने चाहिए, किस प्रकार के लोग शामिल होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप पर बवाल हुआ। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, व्लादिमीर लेनिन उसने बोल्शेविक पार्टी का गठन किया था, या हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी इसका गठन 1898 में हुआ था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो इसके अब यहाँ पर डिवीज़न होना शुरू होगा, तो उसी डिवीज़न की यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो थॉट दैट इन एन एग्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशिया, तो लेनिन का ये कहना था कि जहाँ पे जार का डिक्टेटरशिप हो, यानी कि तानाशाही चल रही हो, वहाँ पर पार्टी जो है वो वेल डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, और उनकी मेंबरशिप कितनी होगी, मतलब कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप। तो
संगठन में कौन लोग शामिल होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अदर्स मेंसेविक्स, तो देखिए बोल्शेविक्स हो गए, मेंसेविक्स हो गए। उनका कहना था कि नहीं, पार्टी ओपन होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में, क्योंकि उनका कहना था कि अदर पार्टीज़ हैं, अदर यूरोप के देशों में काम कर रही हैं, वहाँ पे तो कोई भी मेंबरशिप ले सकता है उसकी। हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में भी, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, लेकिन लेनिन नहीं मानता था ये। अब मैं आपको थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। तो वो जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, इसका गठन 1898 में हुआ था, तो सब इसके सदस्य थे। लेकिन एक 1903 में एक बवाल होता है और उसके बाद 1912 में पूरी तरह से इसका डिवीज़न हो जाता है। वो डिवीज़न होता है दो फांक में। एक जगह बोल्शेविक्स, जिनका लीडर था लेनिन, वो अपने धड़े को लेकर अलग हो जाता है, और दूसरी तरफ थे मेंसेविक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें जो कलह होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो होता है मेंबरशिप को लेके। तो बोल्शेविक्स का ये मानना था कि पार्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो मेंबरशिप है वो टाइट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब सबको मेंबरशिप नहीं मिल सकती। जो मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, और साथ ही साथ एलिटिस्ट भी होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेल इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए, पढ़े लिखे हों, और ज़रूरत पड़ने पे हम वायलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मानना था उनका। और मेंसेविक्स का क्या कहना था कि इसमें पार्टी में मास मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है, मेंबरशिप ओपन होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन लूज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइट ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे तो सबको मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी। और एक प्रकार से लिबरल और डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो ज़रूरत पड़ने पे राजा का भी सहयोग कर सकते थे, कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर चल सकते थे। और जो उनकी मेंबरशिप थी, तो मेंसेविक्स यानी कि जो मतलब अब दो पार्टियाँ हो गई ना, एक बोल्शेविक्स की, एक मेंसेविक्स की। तो मेंसेविक्स की मेंबरशिप जब काफ़ी ज़्यादा होगी तो लोगों के ओपिनियन में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, और ये वेरिएशन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये लेनिन का कहना था, जो बोल्शेविक्स को लीड करता था। तो इनका लीडर था लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन। लेनिन उसने सरनेम बाद में रखा था। और मेंसेविक्स का था जूलियस मार्टोव, लेकिन आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि लेनिन ही एक ग्रेट लीडर रशिया का माना जाता है। और ये वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई वायलेंस ठीक नहीं है। ये डायरेक्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते थे। इनका कहना था कि पहले कैपिटलिस्ट को हम सपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। तो ये एक मेन डिवीज़न की वजह थी, और लेनिन अलग हो जाता है। और देखिए बोल्शेविक का मतलब क्या होता है, बोल्शेविक का मतलब ये होता है कि हु आर इन मेजॉरिटी, जिनकी संख्या ज़्यादा हो। और मेंसेविक्स का मतलब होता है हु आर इन माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम हो। लेकिन था इसका उल्टा, इसमें मास मेंबरशिप थी, इसकी संख्या ज़्यादा थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और संख्या इनकी कम थी। लेकिन जब डिवीज़न होता है एक वोटिंग के जरिए, तो बोल्शेविक्स किसी तरह से वो वोटिंग अपने फेवर में करा ले जाते हैं, तो अलग होकर वो अपना बोल्शेविक्स नाम रखते हैं, ये मेंसेविक्स कहलाए। इस प्रकार से बोल्शेविक्स और मेंसेविक्स की छोटी सी स्टोरी मैंने आपको यहाँ पर बताई। और 1912 से टोटल डिवीज़न हो गया था, और लेनिन बाहर ही रहता था। वो 1905 में आया था, फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद 1917 में वो आता है, और फिर रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, अप्रैल में आता है वो। और इसलिए आपको अप्रैल थीसिस भी पढ़ने को मिलेगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। टर्बुलेंट टाइम आपका ट्रबल टाइम है, मुश्किल का समय या विपत्ति का समय, अनफेवरेबल टाइम आप कह सकते हैं। रशिया वाज ऑटोक्रेसी। देखिए रशिया ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब आप समझे कि वहाँ पर राजा निरंकुश था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था कंट्रोल करने के लिए। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, हालांकि अगर हम देखें तो जो अदर यूरोपियन रूलर्स थे वहाँ भी मोनार्की थी, वहाँ भी ऑटोक्रेसी थी, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल वहाँ पे डेवलप हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जैसा। लेकिन यूरोप में जिस प्रकार से थोड़ा बहुत कंट्रोल राजाओं पे बन रहा था, वो कंट्रोल 20वीं सेंचुरी तक भी रशिया में नहीं था। अब देखिए 20वीं सेंचुरी का मतलब 1900 से हम डेट लिखेंगे, और जबकि 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हो गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी, ऑटोक्रेसी खत्म कर दी गई थी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 20वीं सेंचुरी तक भी रशिया में ऑटोक्रेसी बनी हुई थी। जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी। लिबरल्स इन रशिया कंपेन्ड, जो लिबरल्स थे हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो वो ये अभियान चलाते थे कि इस व्यवस्था को ख़त्म करना है हमको, टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो आप समझ गए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हो गए वो जिन्हें आप मेंसेविक्स कह सकते हैं, सोशल डेमोक्रेट्स वो हो गए जो लेनिनवादी थे। तो ये दोनों मिलकर ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। दे वर्क विद द पीजेंट्स, वो पीजेंट्स के साथ भी काम करते थे, वर्कर के साथ भी काम करते थे रेवोल्यूशन में। 1995 का जब रेवोल्यूशन हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे।
अब 1995 का रेवोल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे आगे। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाई नेशनलिस्ट। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट थे, मतलब हो सकता है वो अपने को सोशलिस्ट ना कहते हों, तो वो भी इनका सपोर्ट करते थे। इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, तो पोलैंड के निवासी भी चाहते थे कि ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पोलैंड को मिलाया हुआ था रशिया ने अपने पार्ट में। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाई जेडिडिस्ट्स। देखिए जेडिडिस्ट कौन थे? इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इस्लाम में सुधार चाहते थे। दे वांटेड रिफॉर्म इन मुस्लिम रिलीजन हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। हाँ, इस्लाम को मॉडर्नाइजेशन वो चाहते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सबका सपोर्ट इन लोगों को मिलता था, ये जो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स थे, और इनकी जो डिमांड थी कि ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। द ईयर 1994 वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। लेकिन रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं हो गया, क्रांति ऐसे नहीं हो गई, लोग सड़कों पर ऐसे नहीं आए। द ईयर ऑफ 1994 वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। तो वो साल ठीक नहीं था रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। तो प्राइसेस गुड्स की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो रियल वेज कम हो जाता है। तो 20% रियल वेजेस कम हो गए। देखिए इसको इस तरह समझ लीजिए, आपकी मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आलू आपको 10 रुपये किलो मिलती है, तो आप 10 किलो आलू खरीद पा रहे थे। लेकिन मान लीजिए आलू का दाम बढ़ के 20 रुपये हो गया, तो आप खाली 5 किलो खरीद पाओगे। तो आपके वेजेस कम नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम हो गई। पहले ये 20 किलो आलू खरीद लिया, पहले ये 10 किलो आलू खरीद लिया करता था, लेकिन अब इतने रुपये में आप 5 किलो आलू खरीद पाएंगे। तो 50% एक प्रकार से वेजेस कम हो गए आपके। इसे कहते हैं रियल वेजेस, यानी खरीदने की कैपेसिटी कितनी है। अगर यही दाम मान लीजिए 10 की बजाय 5 रुपये का हो जाए, तो ये 20 किलो आलू खरीद पाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसी 100 रुपये में अब वो 10 किलो की बजाय 20 किलो खरीद रहा है। इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, डबल हो गई। तो इसे हम कहेंगे 100% इंक्रीज इन वेजेस, जबकि है वो 100 रुपया ही, 100 से 200 नहीं किया गया। तो ये रियल वेज का कंसेप्ट है। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। तो अब लोग संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लेना चाहते थे, तो ये मेंबरशिप बढ़ी ड्रामेटिकली। जब अचानक बहुत तेज़ी से कोई घटनाक्रम होता है तो उसे हम ड्रामेटिकली कहते हैं। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पिटुलिप आयरन वर्क्स। देखिए ये एक पिटुलिप आयरन वर्क्स फैक्ट्री हो गई और 4 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, और ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स में शामिल थे। ये एक संगठन है, ठीक है। इस संगठन का जो लीडर था वो फादर गैपन था, तो उन्हें निकाल के बाहर कर दिया गया। देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब और लोग जो काम करने वाले लोग थे वो वर्कर्स यूनाइट होके इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड कर रहे थे कि कुछ ना कुछ वर्क एक्शन हमें दिखाना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स के खिलाफ जिनकी फैक्ट्री रही होगी। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो अगले कुछ दिनों में लगभग 1,10,000 के लगभग वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में वो हड़ताल पे चले गए। अब जब हड़ताल पे चले जाते हैं तो फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है। डिमांडिंग रिडक्शन इन अ वर्किंग डे, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्किंग डे में जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 आवर्स किए जाएं और वेजेस बढ़ा दिए जाएं और वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो ये डिमांड थी वर्कर्स की, और वो स्ट्राइक पे चले गए अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी वजह थी। मैं आपको बता दूं कि 1904 में और 1905 के बीच में रूसो जापानीज़ वॉर हुआ था, तो जापान ने रशिया को हरा दिया था। तो उसकी वजह से भी रशिया में एक जो मोनार्की थी, ऑटोक्रेसी थी, उसके खिलाफ थे लोग, क्योंकि एक प्रकार से कोई देश जब हारता है तो उसकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, और वॉर की वजह से इकोनॉमी भी ख़राब हो जाती है, सप्लाई चेन रुक जाती है, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। तो ये भी एक वजह थी जो यहाँ पर दी नहीं गई है। और इधर देखिए जो घटना था इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इन सब की वजह से लोग एक्शन चाहते थे। और आगे क्या हुआ कि व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाई फादर गैपन, जैसे मैंने बताया इसमें लिखा नहीं गया है, वो यही जो संगठन था जो भी मैंने ऊपर आपको बताया था, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। और ये लीगलाइज्ड था, मतलब इसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई थी, ये इलीगल घोषित नहीं था, इसलिए खुलेआम वर्क कर सकता था। तो फादर गैपन के नेतृत्व में ये लोग विंटर पैलेस पहुँचे कि हम राजा से एम्परर से अपनी फरियाद करेंगे, उन्हें अपनी असलियत बताएंगे और उनसे मदद मांगेंगे कि हमारी कंडीशन में सुधार लेके आएँ। लेकिन हुआ उल्टा, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसेक्स। देखिए पुलिस तो जो गार्ड पे वहाँ पे रहती है, विंटर पैलेस जो कि महल था जहाँ राजा रहता था, और कॉसेक्स एक प्रकार से इथनिक ग्रुप्स था जो अपने आप को वॉरियर्स समझते थे, तो वो भी उस समय वहाँ पर थे एम्परर की सुरक्षा में। तो ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। अब ये संख्या हमें डिफरेंट मिलती है, कहीं पे ये संख्या 200 मिलती है, कहीं पे 250 मिलती है। लगभग 100 लोग तो वहीं मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए, और घायलों की भी संख्या ज़्यादा होती। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, उस वक्त एम्परर वहाँ पर निकोलस सेकंड जार था नहीं,
तो वहाँ पर उसके अंकल थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इन पे फायर कर दिया जाए। तो अब आप देखिए कि इसका नतीजा क्या हुआ। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसी को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ब्लडी संडे, व्हाट हैपेंड ऑन ब्लडी संडे, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द ब्लडी संडे एटसेट्रा। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब ये खबर फैल गई चारों तरफ। तो इसके जरिए इसके बाद जो घटना घटी, कई घटनाएं देखने को मिली। दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। तो इसे 1905 का रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद जब पता चला कि गोलियां चला दी गई हैं तो लोग स्ट्राइक पे जाना शुरू हो गए। पूरे देश में स्ट्राइक हो गई, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई और यहाँ तक स्टूडेंट्स भी इनके सपोर्ट में आ गए। उन्होंने वॉकआउट करना शुरू किया गया कि हम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाएंगे, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सिविल लिबर्टीज़ ही नहीं है, मतलब किसी पे भी गोली चला सकती है शासन व्यवस्था। लोग खिलाफ हो गए, मौका मिल गया लोगों को कहने का कि शासन हमें कोई भी अधिकार देना नहीं चाहता। लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, और जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने अपनी यूनियन ऑफ यूनियंस इस्टेब्लिश की और उन्होंने कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, क्योंकि वो देख चुके थे कि फ्रांस में, यूरोप में क्या क्या हो रहा था और यहाँ पे रशिया में नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए और पार्लियामेंट होनी चाहिए। अब राजघराने ने खुद ही मौका दिया और ये बहुत बड़ा बवाल उस वक्त हो गया था। राजा को इस चीज़ का भान भी नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन के दौरान द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो उसके कुछ महीने बाद जब ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ता ही चला गया, ख़त्म नहीं हो रहा था, तब जाके जार ने ये बात मान ली कि एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिसे ड्यूमा कहा गया वहाँ पर, और आज भी ड्यूमा कहा जाता है। और ये चीज़ अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से जानी जाती है, यानी अक्टूबर मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि कोई घोषणा। तो उन्होंने कहा कि भाई ड्यूमा बन जाएगी। सिविल लिबर्टीज़ को भी उन्होंने मान लिया कि भाई लोगों को हम अधिकार भी देंगे। तो अब देखिए राजा अपनी गद्दी बचाने के लिए ये सब कर रहा है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से 1905 में इस घोषणा के जरिए, अक्टूबर मैनिफेस्टो के जरिए वो अपनी पोस्ट बचा तो लेके जाते हैं, लेकिन 1917 में यानी 12 साल तक वो शासन कर पाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें जाना ही पड़ता है। तो 1905 में फ़िलहाल ये चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं कि एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की जाती है, कुछ लिबर्टीज़ मिलती हैं। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो रेवोल्यूशन के दौरान काफ़ी ट्रेड यूनियंस बन गई थी, जिन्हें व्यापार संगठन हम कहते हैं। और ट्रेड यूनियंस का मतलब ये होता है कि दे टेक केयर ऑफ वर्कर्स एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। और फैक्ट्री कमेटीज़ भी बननी शुरू हो गई थी जिनमें फैक्ट्री वर्कर्स शामिल हुआ करते थे। देखिए संगठन है और संगठन में ताकत होती है। क्यों? क्योंकि कोई संगठन अगर स्ट्राइक करेगा तो उसके जितने मेंबर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। आफ्टर 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। तो देखिए 1905 के बाद में जो ज़्यादातर कमिटीज़ थी और यूनियंस थे वो अनऑफिशियली काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल, गैर कानूनी। और देखिए लेनिन अभी भी बाहर था। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी रोक लगा दी गई, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगा। जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। अच्छा, जार क्या था, फिर भी बदमाशी कर रहा था, वो ड्यूमा को अक्सर स्थगित कर दिया करता था। लगभग 3 बार उसने यही किया। तो पहली ड्यूमा जो बैठी, चुनकर लोग आए, 75 दिन भी नहीं चलने पाई थी, उसने उसको बर्खास्त कर दिया। उसके बाद फिर वो सेकेंड टाइम इलेक्ट हुई ड्यूमा 3 महीने के अंदर। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। अच्छा, ड्यूमा में जो डिबेट होगी तो वो ये चाहता था कि कोई भी डिबेट ऐसी ना हो जो उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगी, एम्परर, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए या उसकी पावर को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि फ्रांस में ये सब हो चुका था। तो चाहता था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना एटीट्यूड बनाए रखूँ जिससे कि ये लोग मेरी पावर को कर्टेल ना कर पाएँ। ही चेंज द वोटिंग लॉज। तो उन्होंने देखिए ड्यूमा बन जरूर गई थी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर पावर रशियन एम्परर के पास थी, वो बदल सकता था उनके निर्णय को। तो उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया। और क्या किया उन्होंने, थर्ड ड्यूमा, मतलब वोटिंग राइट्स को चेंज कर दिया किस प्रकार से, जो ड्यूमा के लोग चुनकर आएंगे। और उसके जरिए उसने क्या किया कि तीसरी ड्यूमा का जब चुनाव हुआ, देखिए 2 तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को उसने ज़्यादा से ज़्यादा भर दिया, और लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज उनको बाहर रखा गया। और आप जानते हैं लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज ही ज़्यादातर चेंज चाहते थे, कंजर्वेटिव सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, कंजर्वेटिव मोनार्की के भी सपोर्टर थे। तो ये राजा यानी जार अपनी व्यवस्था कर रहा था, अब उसका टाइम था, वो कर रहा था। इस बीच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया इन 1914। तो 1905 से लगभग 1914 तक के बीच का समय तो चला गया, किसी तरह से शासन जार का ही रहा। वार ब्रोक आउट बिटवीन यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी,
ऑस्ट्रिया, टर्की ये सब एक तरफ थे, इन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया भी आ गया था, इन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता था। तो सेंट्रल पावर्स एक तरफ, अलाइड पावर्स एक तरफ। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, और सबका अपना अपना एक एम्पायर था। कहने का मतलब ये है कि और देशों में भी कॉलोनीज थी इनकी, क्योंकि 1914 में जब वार हुआ तो इंडिया बहुत पहले ही कॉलोनी बनाया जा चुका था इंग्लैंड के द्वारा। देखिए जडिटिस का यहाँ मीनिंग दिया गया है और रियल वेज को भी यहाँ समझाया गया है। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप, यूरोप के बाहर वॉर हुआ एज वेल एज यूरोप, यूरोप के अंदर भी हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर अभी तक हो चुके हैं। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर, पहले तो देखिए जब युद्ध होता है तो राष्ट्र पूरा साथ देता है और बड़ा ही राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है, तो वो अपने देश का साथ देना चाहते थे। तो शुरू में तो युद्ध पॉपुलर हुआ और लोग जार के निकोलस के साथ साथ थे कि भाई जार का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि रशिया युद्ध में है, रशिया को जीतना है। वैसे मैं आपको बता दूं क्लास 10 में आप पढ़ेंगे बाल्कन क्राइसिस, और वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से बाल्कन क्राइसिस धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब जो ऑस्ट्रियन एम्पायर होता है वो सर्बिया पे वॉर घोषित करता है, तो रशिया ने कहा था सर्बिया पे वॉर घोषित होगा तो मैं साथ दूंगा सर्बिया का। तो रशिया सर्बिया का साथ देता है, तो ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए जर्मनी चला आता है, उसने कहा था कि मैं फिर तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो शुरू में वॉर इन्हीं के बीच में हुआ था, बाद में बाकी इटली वगैरह, ब्रिटेन वगैरह आए थे। तो एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ रहा था, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा, तो जार में एटीट्यूड था, और ड्यूमा लोगों से कोई कंसल्टेशन करता ही नहीं था, क्योंकि वो ये अभी भी समझता था कि ड्यूमा भले बन गई है लेकिन मैं एम्परर हूँ। सपोर्ट वोर थिन, तो इस प्रकार से सपोर्ट कम होता चला गया। थिन का मतलब सपोर्ट कम होता चला गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, और जो जर्मनी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। कहने का मतलब जर्मन विरोधी भावनाएं फैल रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी रशिया के अगेंस्ट था। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा हाँ, ये भी एक घटना थी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के रशिया में उसे पेट्रोग्रेड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग उसको जर्मन नेम जैसा लग रहा था। तो देखिए ये भी एक नेशनलिज्म का सिंबॉलिक इवेंट हम इसे कह सकते हैं। द जरीना अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन्स। अच्छा, जार की जो पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, उसका जर्मन ओरिजिन था। तो लोग शक करते थे कि जो रानी है वो तो जर्मन ओरिजिन की है। और उसके पुअर एडवाइजर्स थे, स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रेस्पुतिन, इसे मैड मॉन्क कहा जाता था रेस्पुतिन को। और एक प्रकार से क्या कहा जाता है, इसके पास कुछ चार्म था, जादू था, और उसने ऑटोक्रेसी को और अनपॉपुलर बना दिया था। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि जो जार था उसका सिर्फ एक पुत्र था अलेक्सिस, और उसे एक बीमारी थी। उस बीमारी को दूर करने के लिए वो थोड़ा सुपरस्टिशियस तरीके अपनाता था। तो इस रेस्पुतिन, जिसके पास कहा जाता था कि हीलिंग पावर से वो क्लेम करता था, लेकिन करेक्टर का बड़ा ख़राब था, पीता भी था और वुमेनाइजर था, मतलब महिलाओं से भी उसके गलत संबंध थे। तो ये किसी तरह से अलेक्सी को उसने ठीक किया। तो इस प्रकार से इसकी पहुंच राजघराने तक हो गई। बाद में इसने पॉलिटिकल एडवाइज़र का भी काम करना शुरू कर दिया, और अलेक्जेंड्रा से इसके ऐसी चर्चा थी कि कुछ गलत संबंध भी थे। तो इन सब चीज़ों के जरिए भी राजघराना बड़ा ही बदनाम हो रहा था, ऑटोक्रेसी वैसी बदनाम थी। तो ये भी सब पॉइंट्स हैं। बाद में इसको मार देते हैं लोग, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, कि अगर इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। और उधर मैं बताना आपको भूल गया, फादर गैपन को भी, जो सीक्रेट पुलिस होती है रशिया की, वो भी मार देती। हालांकि वो घायल भी हुआ था जब 1905 में गोलियां चलाई गई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, तो देखिए मोर्चे होते हैं, तो रशिया का जो ईस्टर्न फ्रंट था डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो पश्चिमी फ्रंट 2 मोर्चे हो गए, जहाँ पे 2 जगह लड़ाइयाँ चल रही थी। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेज, तो वेस्ट में यानी पश्चिमी तरफ आर्मीज जो थी वो ट्रेंच यानी ज़मीन में गड्ढे खोद कर वहाँ पे घुसकर वहाँ से वो लड़ाई लड़ती थी, तो कुछ सेफ रहती थी वहाँ पे ईस्टर्न फ्रांस की तरफ। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील, और जो ईस्ट था वहाँ पे आर्मीज़ काफ़ी मूव करती थी और उन्हें खुलेआम मैदान में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, और इसलिए कैजुअलिटीज ज़्यादा होती थी। तो ईस्ट में तो रशिया हो गया और वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज हो गई। डिफीट्स वर शॉकिंग, और जो हार मिल रही थी रशिया को वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी। और डीमोरलाइजिंग, एक प्रकार से इस प्रकार से हतोत्साहित हो जाते थे सैनिक। देखिए रशिया की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। रशियाज़ आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, तो जर्मनी में भी हार रही थी, ऑस्ट्रिया में भी हार रही थी, और 1914 और 1916 के बीच में मतलब लाखों लोग मारे गए थे। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़। 7 मिलियन मतलब 70 लाख, आप समझ लीजिए कि लगभग करोड़ तक पहुंच रहा था ये आंकड़ा 1917 तक।
और उन्हें वापस लौटना पड़ रहा था। द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, तो जब वो वापस लौटती थी, मतलब जब उनको जर्मन सेनाएं खदेड़ती थी, तो वो जो रास्ते में फसल होती थी पीछे हटते उनको जला देते थे, बिल्डिंग्स को जला देते थे, जिससे कि जो एनिमी है उन्हें अन्न ना मिले, उन्हें रहने के लिए जगह भी ना मिले। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज़। अब देखिए, आप जब फसल बर्बाद कर दोगे, बिल्डिंग बर्बाद कर दोगे, लोग रहेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो लगभग 30 लाख तो वहाँ पे शरणार्थी हो गए रशिया में। उधर मैंने आपको बताया था रूसो जापानीज वॉर 1905 में। इधर वर्ल्ड वॉर ने पूरी रशिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी थी। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट, अब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, जार के खिलाफ हो गए, और जार भी युद्ध मैदान में चला गया था 1915 में कि मैं वहाँ से मोर्चा संभालूंगा। और इधर जो जरीना थी अलेक्जेंड्रा और रेस्पुतिन की एडवाइस से शासन चला रही थी, तो राजघराना यहाँ क्रोध का कारण बना हुआ था लोगों के, और उधर जार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था रशियन सेना की हार का। और रशियन सेना इल इक्विप्ड थी, मतलब उसके पास पूरे साजो सामान नहीं थे, यहाँ तक कि बूट भी नहीं थे, नंगे पैर थे, खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी। द सिचुएशन डिस्क्रिप्टेड द गवर्नमेंट एंड द जार, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब सैनिक भी हतोत्साहित थे, वो इस तरह का युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर आल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे भी वॉर का बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वॉर एक कारण था रेवोल्यूशन का। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू, एक तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था, कुछ ही उद्योग धंधे थे, और इसके अलावा जो कंट्री थी उसमें सप्लाई चेन उसकी रुक गई इंडस्ट्रियल गुड्स की, बाई जर्मन कंट्रोल। देखिए बाल्टिक सी का यहाँ पे जिक्र आया है, तो देखिए मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ जो इस बुक में दिया गया है। ये है मैप, और ये है बाल्टिक सी जो आप देख रहे हैं, और यह जर्मनी तो समुद्रों के जरिए भी जहाज़ों से सामान पहुँचा करता था। यह है ऑस्ट्रो हंगरी, यानी रशिया और ऑस्ट्रो हंगरी में पहले वॉर हुआ था। जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पे वॉर घोषित किया तो रशिया सर्बिया की मदद के लिए आया, और इधर जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए चला आया, और काफ़ी बाद में फ्रांस और ये सब इनके खिलाफ लड़ाई में मैदान में आए, यानी रशिया के सपोर्ट में। और फिर इटली भी आ गया था, और ये ऑटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ से लड़ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया, तो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे, मतलब इंडस्ट्री में जो बनने वाले साजो सामान थे, डिसइंटीग्रेटेड कहने का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो उसे दूसरी फैक्ट्री से सहारा लेना पड़ता है। कोई कल पुर्जे ऐसे हैं जो दूसरी फैक्ट्री से बन रहे हैं, वो आकर उनको मिलाकर ये अपनी फैक्ट्री में कोई सामान तैयार करते हैं, तो इंटीग्रेशन खत्म हो रहा था रशिया में काफ़ी तेज़ी से। एल्सवेयर इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में और जगह वार चल रहा था तो वहाँ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन रशिया में प्रॉब्लम ज़्यादा थी। बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, बाद में रेलवे लाइन्स भी टूटनी शुरू हो गई, मतलब ठीक से वर्क नहीं कर पा रही थी। एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू वियर वॉर, और जो सक्षम थे लड़ाई लड़ने में उन्हें वॉर में ज़बरदस्ती, जिसे हम कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, तो उनको ढकेल दिया गया। यानी एक प्रकार से जो सोल्जर्स थे वो इल इक्विप्ड थे, हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, उनके पास वो सब कुछ नहीं था जो एक सोल्जर के पास होना चाहिए। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस, तो अब जब लोगों को वॉर में धकेल दिया गया तो लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो एक प्रकार से डिसइंटीग्रेशन और बढ़ गया, उत्पादन हो नहीं पा रहा था। एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन, और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी जो बहुत ज़रूरी सामान बनाते थे, जो किसी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो बंद होने लग गई क्योंकि लेबर्स चले गए, यहाँ पे लड़ाई में ठोंक दिए गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, और अनाज का जो उत्पादन होता था भाई वहाँ पे शासन एम्परर का था उस वक्त, तो वो जनता के बीच से हटाकर उसे आर्मी में पहुँचाना शुरू कर दिया गया, तो जनता भूखी मरने लगी। फॉर द पीपल इन द सिटीज़, जो शहरों में रहने वाले लोग थे, ब्रेड फ्लोर वो काफ़ी कम हो गया। बाई द विंटर ऑफ 1916, 1916 की ठंडी तक आते आते राइट्स एट द ब्रेड सॉस फॉर कॉमन, तो जहाँ पर ब्रेड बिका करती थी वहाँ पर दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये बहुत सी कॉमन बातें हो गई। लोग लड़ झगड़ कर वहाँ पे दुकानों में घुस जाया करते थे, लूटपाट कर लिया करते थे। तो ये देखिए वॉर का कितना ख़राब इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ। यहाँ देखिए एक इमेज दी गई है किस प्रकार से रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम लोडर। देखिए रशियन स्टीम लोडर यानी जैसे इंजन होता है, क्यों कहा जाता था? इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी फौज थी यहाँ पर। व्हेन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी, और जब यहाँ पे आर्मी ने अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर दिया, मतलब कि एम्परर का कहना मानने से मना कर दिया, बिगेन सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने रेवोल्यूशनरीज का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, समझिए जार की पावर फिर कलेप्स होनी ही होनी थी। आगे चल के हम देखेंगे कि जो वॉर के पब्लिक मूड बन गया था पब्लिक का, उसको लेनिन अच्छे खासे तौर पे कैश किया, और किस प्रकार से वो वॉर को रोकने की बात करता है। और 1917 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं और ये होता है कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे और
गाँव में जिनके पास नहीं है लैंड बांटी जाएगी। तो जो सैनिक थे वो वॉर नहीं करना चाहते थे बल्कि वापस गाँव जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से रशियन आर्मी किसी भी हालत में ठीक से लड़ नहीं पा रही थी। लेकिन अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वहाँ पे रशियन आर्मीज़ जर्मनी के अंदर तक घुस गई थी। लेकिन यहाँ पे हमारा ये विषय नहीं है। इसके बाद आगे है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो देखिए पेट्रोग्रेड में जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ वो तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया, 1985 के रेवोल्यूशन को पढ़ा, क्यों हुआ ये हमने देखा। और यहाँ पर ऑलरेडी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह यहाँ पे हम देख चुके हैं। उसकी वजह थी मोस्टली वॉर, और वॉर से जो पब्लिक परेशान थी। और पब्लिक परेशान थी कि ना तो उसको ब्रेड मिल रही थी खाने के लिए, ना शांति थी क्योंकि वॉर चल रहा था, और ना ही लोगों के पास खेती उतनी थी। मतलब काफ़ी गरीब किसान भी थे जो अनाज का उत्पादन कर सके, और वॉर में तो सब तहस नहस हो गया था। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से फिर 1917 में रेवोल्यूशंस होते हैं, फरवरी में, फिर अक्टूबर में। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।